ये पूरे चैप्टर को जो है वन शॉट में कंप्लीट कर लिया है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का। तो चलो 5 मिनट में मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस चैप्टर को हमें रिवाइज करना है, ठीक है। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को मैं समराइज करता हूं। सबसे पहले ये चैप्टर कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड बताता क्या है। कोलोनियलिज्म का मतलब है उपनिवेशवाद, की जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई वो कंट्री साइड गांव पे किस तरह से रूल करती है, इंपैक्ट लाती है। क्यों ये गांव जरूरी है? क्योंकि जब भी आप स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेंगे, आप नेशनल मूवमेंट्स की बात करेंगे, इस गांव में भी बहुत बड़ा रोल रहा है इस मूवमेंट्स में। इन्होंने भी बहुत ज्यादा साथ दिया है। अगर 1856 के हम लोग पहले जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहा जाता है, वहां पे रिवॉल्ट की बात करें तो संथाल परगना के जो रिवॉल्ट है उसको हम लोग नहीं नकार सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में बताया जाता है। और बेसिकली ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो फिफ्थ रिपोर्ट हो या फ्रांसिस बुकानन की जो राइटिंग्स, जो ट्रैवलर थे अलग अलग जगह पे जाकर के बताते थे कि किस तरह से परमानेंट सेटलमेंट या फिर संथाल या फिर पहाड़ियाज उनको देखते थे, कैसा उनका व्यवहार था, बॉम्बे में कैसे चला सिस्टम, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ये रेवेन्यू सेटलमेंट या इनका रूल करने का तरीका कैसा था। तो अगर सबसे पहले बात करें तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले बैटल ऑफ पलासी में। जब सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से हारते हैं तो वहां पे मीर जाफर को बनाया जाता है नवाब बंगाल का। 3 साल बाद उन्हें भी हटा करके उनके दामाद मीर कासिम को बनाया जाता है। मीर कासिम और उसके बाद सुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम, तीनों लोग मिलकर के 1764 में जो है एक युद्ध लड़ते हैं जिसको बैटल ऑफ पलासी कहा जाता है। और तीनों लोग बैटल ऑफ पलासी में जो है हेक्टर मुनरो जो कि लीड करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनसे हार जाते हैं। और जब हार जाते हैं तो 1765 में होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत निजामत राइट्स जो है, मतलब कि ये जो बंगाल है उस बंगाल में रूल करने का राइट, एडमिनिस्ट्रेशन का राइट नवाब को दिया जाता है। और पैसा कलेक्ट करना, जो कि एक सरकार एक देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखती है। तो अभी में पूरे इंडिया में सबसे पहले उनके पास आया है बंगाल। अब जब एक बंगाल सोने की चिड़िया इनके हाथ में लग गई है तो उसमें पुराना अलग तरीका था रेवेन्यू कलेक्ट करने का। जहां पे मुगल के समय में हम लोग एन ए अकबरी जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि वहां पे कैसे मुगल एम्पायर था, उनके हर एक प्रांत में एक नवाब था, उस नवाब के अंतर्गत जमींदार थे, जिसका जमींदार का अपनी आर्मी थी, अपना कचहरी था, अपना एक औरा था, और वो लोगों से ट्रस्ट जोड़ करके लोगों के बीच रह करके उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करता था। इसी मॉडल पे लगभग उन्होंने कहा कि हमें भी जमींदार को लाना होगा। और इसी बीच ये बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कंपनी थी उसको प्रॉफिट से मतलब था, तो 1765 से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा कोशिश करती है जितना पैसा निकाल सके बंगाल में। लेकिन इस पैसे निकालने के चक्कर में ये लोगों के बारे में भूल जाती है। एग्रीकल्चर से पैसा तो निकालती है लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में भूल जाती है। फिर आता है बंगाल का फेमाइन। ये आपका 1765 में बेसिकली यह देखें, या फिर 1760 से 70 तक की बात करें तो इस बंगाल के फेमाइन में लगभग 70% लोग मृत पाए जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, जिसका एक बड़ा इंपैक्ट जो है ब्रिटेन की सरकार पे भी पड़ता है। अब ये सारी चीजें जब हो रही होती हैं तो 1773 में या फिर 1770 के दशक के बाद यही ईस्ट इंडिया कंपनी लोन के लिए भी आपका अप्लाई करती है। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है। फिर ये बंगाल की फेमाइन हो जाती है 70 के दशक में। ये सारी चीजें ब्रिटेन देख रहा होता है। तो ये पूरा बंगाल के एरिया में कैसे रूल चलेगा, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होगा, रूल तो बात छोड़ दो, रेवेन्यू ही कलेक्ट करना ना, क्योंकि रेवेन्यू के राइट्स इनके पास हैं। तो कैसे रेवेन्यू कलेक्ट होगा, इसके लिए 1793 में आता है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो इस एरिया में परमानेंट सेटलमेंट आता है बंगाल के एरिया में, और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आते हैं। परमानेंट सेटलमेंट के तहत होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी और इसके द्वारा नियुक्त रहेगा जमींदार। ये जमींदार क्या करेगा, ये जमींदार जो है लोगों से, उनसे टैक्स कलेक्ट करेगा जो किसान है, और वो जमींदार अपना कुछ प्रॉफिट अपने पास रख करके दे देगा। फिक्स जो टैक्स है, टैक्स यहां पे फिक्स कर दिया जाता था लैंड को देख करके, और लैंड की जो कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा टैक्स फिक्स किया जाता था, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। क्योंकि औकात से ज्यादा या फिर कैपेबिलिटीज से ज्यादा लैंड का टैक्स फिक्स किया जाता था। तो यहां पे क्या होता था, ये जो जमींदार थे, ये जमींदार बेसिकली पे नहीं कर पाते थे। जब पे नहीं कर पाते थे तो इनके जो महल थे, इनके जो जमीन था, जायदाद था, उसको ऑक्शन कर दिया जाता था। इसीलिए जो वर्धमान का ऑक्शन है
वो वहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है कि क्यों जमींदार का वो महल ऑक्शन किया जाता है, क्यों नहीं दे पाते हैं, क्योंकि टैक्स ही बहुत ज्यादा था, वहां पे उतना उत्पादन नहीं होता था, प्राइस बहुत कम था, जो ज्योतिदार और रायट्स थे, जो बड़े किसान थे, वो विरोध कर देते थे। ठीक है, ये सारी चीजें थी। उसके साथ साथ ये जो आपका बताया गया है कि जो ऑक्शन था वो भी फिक्सिशियस था, क्योंकि अपने एजेंट्स को जमींदार बैठा करके काम कराता है। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ती है और अपने ही ये जो पूरा सिस्टम है, या फिर यूं कहें अपने टेरिटरी को, इंडिया के टेरिटरी को जो मैसूर की लड़ाई वगैरह में कैप्चर करती है और साउथ में पहुंचती है, तो साउथ में ये लोग एक नया सिस्टम लेकर के आते हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने का। ठीक है, ये रूल नहीं करते थे, बस रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट बहुत दिक्कत दे रही थी, तो ये यहाँ पे मद्रास में आते हैं, और मद्रास में अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के एक सफल प्रयास से ये लोग लेकर के आते हैं रेटवारी सिस्टम। रेटवारी सिस्टम में क्या था, इन्होंने बेसिकली इस जमींदार को, जो मिडिल मैन था, इसको हटा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट कहा कि हम हर एक रायट जो होता है, जो किसान होता है, उससे हम लोग डायरेक्ट पैसा लेंगे। आपके पास ये जमीन है, ये जमीन आपकी है, आपके बाद आपके बेटे की। इस जमीन में एवरेज मान लो तुम्हारे यहां से एवरेज 100 किलो अगर अनाज निकल सकता है, तो 50 किलो तुम हमको दे दो और 50 किलो तुम्हारा। शुरुआत में तो ये ठीक लगता है, लेकिन ये 100 किलो उपज तो इन्होंने बताया कि हो सकता है, क्या होगा या नहीं इसका फर्क नहीं था, क्योंकि पूरा जो एग्रीकल्चर था वो बेस्ड किस पे था, वो एग्रीकल्चर ही बेस्ड था आपके रेन पे। भारत का उतना ड्रेनेज इरिगेशन था नहीं, यहां पे भी विफलता होती है। और जैसे ही एंग्लो मराठा वॉर के बाद ये इंडिया का इस पोर्शन को भी कैप्चर करते हैं, तो 1820 में ये लेकर के आते हैं अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो की मदद से आपका रेटवारी सिस्टम। अब 22 में ये महलवारी सिस्टम लेकर के आते हैं हॉर्ट मैकेंजी के अंतर्गत में। हॉर्ट मैकेंजी बेसिकली वहां पे लेकर के आते हैं। यहां पे जो महाल कहलाता है, महलवारी सिस्टम महाल शब्द से आया है, और उस महाराष्ट्र या फिर उस एरिया में लोग विलेज के कम्युनिटी को महाल कहते थे। तो यहां पे भी सिस्टम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कम्युनिटी है, विलेज कम्युनिटी जिसको महाल कहते थे, वहां पे लोग जो है एक साथ गांव के लोग रहते थे, एक साल उत्पादन करते थे और एक ही साथ उसको अपने में बांट लेते थे। इसीलिए इन पे टैक्स भी उस पूरे कम्युनिटी पे ये एक साथ लगा करके डायरेक्ट इनसे टैक्स वसूलती थी। इस बीच में हम लोग ये कहां से पढ़ पाते हैं कि किस तरह से टैक्सेशन था, ये लोग क्यों टैक्स नहीं दे पा रहे थे। बेसिकली इसलिए टैक्स नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हमेशा टैक्स जो है जितना इनका उपज है उससे ज्यादा होता था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं राजमहल हिल्स के बारे में। राजमहल हिल्स बेसिकली एक पहाड़ों का एरिया था, जहां पे जनजाति का एरिया था। इस एरिया में अगर हम लोग देखें, बंगाल के एरिया में, तो पहाड़ियाज रहते थे। अब ये पहाड़ियाज जंगलों में रहते थे। अब क्योंकि इनको पैसा मिल रहा था खेती से ब्रिटिशर्स को, तो ये जंगल को भी कटवा करके खेती करवाना चाहते थे। पहाड़ियाज को ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। पहाड़ियाज बेसिकली गैदरर्स और हंटर्स रहते हैं, तो कहते हैं कि भैया तुम भी खेती चालू करो। पहाड़ियाज नहीं कहते हैं, वो कहते हैं हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे ही रहेंगे। पहाड़ियाज कभी कभी जो है एग्रीकल्चर में जो प्लेन लैंड्स के लोग हैं उन पे भी हमला करके अपना पेट पालन भी करते थे। आखिरकार जब पहाड़ियाज तैयार नहीं होते हैं, तो ये लोग संथाल को उठा करके लाते हैं। संथाल बेसिकली ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है, उसको अलग एरिया, भागलपुर एरिया कहें या फिर दूसरे एरिया से उठा करके ले करके आते हैं पहाड़ियाज के राजमहल हिल्स में, और इनको कहते हैं कि अब आप यहां पे कल्टीवेशन कीजिए। समय ये आता है कि 40 विलेजेस से चालू होती है ये संथाल की एक गुट, और लगभग 1000 से भी ज्यादा विलेजेस ये बन जाते हैं। लगभग 80,000 से ज्यादा इनकी जनजाति बन जाती है, और फिर इनके लिए जो डैमिने को करके एक जगह बनाया जाता, जहां पे ये सेटल होते थे परमानेंटली संथाल, उनको डैमिने को कहा जाता था। अब ये जब इतने ज्यादा पॉपुलेशन में हो गए और ये विरोध करने लगे मनी लेंडर से, क्योंकि ये भी तो टैक्स नहीं दे पा रहे थे एक समय के बाद, तो ये भी जब विरोध करने लगे तो इनके पूरे एरिया को डिमार्केट किया गया और इसको संथाल रीजन कहा गया। और आपको पता है कि संथाल परगना जो है उसमें भी बहुत बड़ा क्या होता है, रिवोल्ट होता है, जो कि 1856-57 के समय ही ये लोग पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं। अगर हम लोग आगे देखें कि किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती हैं, ठीक है, तो संथाल परगना के बाद हम देखते हैं डेक्कन क्राइसिस को। डेक्कन क्राइसिस को हम लोग देखते हैं कि जहां पे किस तरह से क्राइसिस होती है, साहूकार की जो खाता रहता है, अकाउंट्स रहता है, उसको लोग जला देते हैं, किसान जला देते हैं, और बताते हैं कि कैसे यहाँ पे जो है अगर लोगों के पास अकाउंट ही नहीं रहेंगे, खाता ही नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, वो बता ही नहीं पाएगा कितना लोन है। तो लोन को लेकर के भी यहाँ दिक्कत थी। ये भी एक डेक्कन क्राइसिस है, डेक्कन कमीशन बनता है, वो भी आपको डेट्स याद रहने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा बुक अगर हम लोग कंप्लीटली रिवाइज करें, तो मैंने आपके इस बुक का रिवीजन
कर दिया है। अब इस तरह से डेली पढ़ने के लिए आपको क्लास में जुड़ना पड़ेगा और क्लास में जुड़िए और डेली इसी तरह से आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में आपको कवर अप कराता हूं, एनसीईआरटी आप कवर अप करके पढ़िए। ठीक है, 6 से 8 बजे तक क्लास चलती है, इसी तरह आप 6 से 8 बजे तक बैठ करके क्लास कीजिए। छोड़ दीजिएगा क्लास तो दिक्कत होगा। अभी भी रिकॉर्डेड वीडियो है इस चैप्टर का, जाकर के देख लीजिए। ठीक है, इन डेप्थ लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।